तो गाइस वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हम लोगों ने सितंबर के करंट अफेयर्स वीक 1 और वीक 2 कंप्लीट कर लिए थे। अब इसमें हमारे पास में दो पार्ट्स होते हैं, एक रहता है बैंकिंग अवेयरनेस का। तो आज हम लोग पहले ये देख लेते हैं वीक 1 और वीक 2 के लिए। ठीक है, वीक 3 का करंट अफेयर्स और वीक 4 के करंट अफेयर्स के बाद में हम ओवरऑल बैंकिंग अवेयरनेस जो बाकी 2 वीक्स करेगा उसे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स सब कवर हो रहा होता है। तो ये आपको फेज 1 एंड फेज 2 दोनों में ही हेल्प करता है। तो रिकमेंडेशंस क्या है 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपको पता है जीएसटी काउंसिल मीटिंग बैठती है जिसमें कि हमारे स्टेट्स भी होते हैं। ठीक है, साथ में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रहते हैं फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसे चेयर करती हैं। तो चेयरपर्सन जो है यहाँ पर यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी थी, जिनके अंडर इसको होल्ड किया गया। तो यहाँ पर हमने जो अभी 15 अगस्त को देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि आपकी 2 टैक्स स्लैब रेट्स जो है उन्हें हटा दिया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कशन किया गया और इंडिविजुअल्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कॉमन मैन और एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को इन्होंने यहाँ पर 2 टैक्स स्लैब रेट्स हटा दी है। तो जीएसटी जो है वो लिवाई किया गया टबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जीएसटी हमारे रिटेल सेल प्राइस में लगेगा इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। किस किस के लिए? पान मसाला, गुटखा, सिगरेट्स, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको और च्युइंग टबैको लाइक जार्डा। अब यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है स्पेशलिस्ट स्पेसिफाइड प्रीमिसेस फॉर रेस्टोरेंट्स के लिए, तो एक एक्सप्लेनेशन ऐड की जाएगी स्पेसिफाइड प्रीमिसेस की। तो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट जो है वो खुद को अब स्पेसिफाइड प्रीमिसेस नहीं बता सकते और इसीलिए वो 18% का जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ में होल्ड नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हम लोग अलग अलग जगह से सामान खरीदते हैं, है ना। जैसे रॉ मटेरियल खरीद कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, फिर उन्होंने इसको होलसेलर को भेजा और होलसेलर ने रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर तक आया। तो हर लेवल पर जब रॉ मटेरियल खरीदा गया तो उस पर जीएसटी लगा, फिर होलसेलर के ऊपर, फिर रिटेलर के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम आईटीसी भी शॉर्ट में बोलते हैं, ये यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं। तो जिससे हमने एक्स्ट्रा अगर टैक्सेस पे कर दिए हैं तो वो हमें वापस मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर चेंजेस की बात हो रही है आपके टैक्स रेट्स में।
शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे कि इनके पास जो रूरल डिपॉजिट्स हैं ये 20 टाइम्स बढ़े हैं ओवर द सेम 25 ईयर्स का पीरियड। और ओवरऑल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें अक्रॉस ऑल एरियाज तो ये आपके 28 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, अब वो 28 टाइम्स यहाँ पर कैसे हुए हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल डिपॉजिट है, ठीक है, अक्रॉस ऑल एरियाज वो हमारा 28 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, इंडिकेटिंग कि रूरल डिपॉजिट्स जो हैं वो अभी नेशनल एवरेज से काफी पीछे चल रहे हैं। डेमोग्राफिक कंटेक्स्ट की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन शेयर हमारा डिक्लाइन किया है 72% से 63% इन 2024। तो एक्सप्लेन यहाँ पर जो है वो हमें यही कर रही है ये बात कि भाई आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है रूरल एरियाज में वो थोड़ी स्लो है। नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफडीआई की बात हो रही है अप्रैल से जून 2025-26 में। तो एफडीआई अब बढ़ गई है इंडिया में 15% से, तो यहाँ पर 18.62 बिलियन डॉलर्स हो गई है Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में। टोटल इनफ्लो की बात करें तो हमारे पास में इक्विटी री इन्वेस्टेड अर्निंग्स और अदर कैपिटल जो है वो 25.2 बिलियन का हो गया है फ्रॉम 22.5 बिलियन 3 क्वार्टर में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई एफडीआई बाय सोर्स कंट्री कैसा चल रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है यूएस से हमें 5.61 बिलियन का आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एफडीआई देखने के लिए मिल रहा है। एंड अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो लार्जेस्ट सोर्स जो है एफडीआई का वो भी हमारा यूएस ही है, जो कि यहाँ पर ट्रिपल हो चुका है 1.50 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर काफी सही परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर मेजर सोर्सेस की तो सिंगापुर 4.59 बिलियन, मॉरिशस 4.2.08, सिप्रस का 1.1, यूएई का 1 मिलियन और सीमेन आइलैंड्स का 676 मिलियन है, नीदरलैंड्स का 667 मिलियन है, जापान का 551 मिलियन है, जर्मनी का 191 मिलियन। ओके, तो आपको याद रखना है कि अभी सिंगापुर की जगह यूएस जो है वो हमारा लार्जेस्ट सोर्स बन गया है एफडीआई का। ओके, अच्छा, टॉप रेसिपेंट स्टेट्स कौन से हैं यहाँ पर, तो कर्नाटका को सबसे ज्यादा एफडीआई मिली है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली एंड तेलंगाना। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हम प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटलुक में फाइनेंशियल ईयर 26। तो आरबीआई की प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आपका बढ़ जाएगा 21.5% से 2,67,432 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2026 फ्रॉम 2,20,132 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। ड्राइवर्स की बात करें तो हेल्थियर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग है और स्ट्रक्चरल कैपेसिटी बिल्डिंग। सेक्टोरल फोकस देख लेते हैं तो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट रेसिपिएंट्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रहा है। ठीक है, स्टेट्स में कौन था, कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, राइट। तो यहाँ पर हमें नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो बल्क एक्सपेक्टेड है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में आएगा। जो हम यहाँ पर नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो साइक्लिक रिकवरी भी होगी और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी एक्सपेंशन भी देखने के लिए मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, यहाँ पर आपका एससी मीटिंग के साथ में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी चेयरपर्सन रहे हैं। मेजर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स यहाँ पर डिस्कस होंगी, जिसमें कि क्या क्या इश्यूज अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वो हम देखेंगे। तो नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 25-30 में आपका डेलिब्रेशन होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिसंबर 2020। एपेक्स फोरम है, स्टैट्यूटरी नहीं है, कोई भी सेपरेट फंड्स एलोकेटेड नहीं है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर चेयरपर्सन है। मेंबर्स की बात कर लेते हैं तो हेड्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, एडा, एफएमसी, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, ये सब लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रोल जो है एफएसडीसी की सब कमेटी का आरबीआई गवर्नर इसे यहाँ पर चेयर कर रही हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करेंगे, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड यहाँ पर सिस्टमिक रिस्क को एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने अपने रूल्स रिवाइज करे हैं इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन नहीं हो। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, आज भी मार्केट यहाँ पर डाउन है, मैं परचेज कर लेता हूँ, जैसे ही ऊपर जाएगा मैं इसको सेल कर दूंगा। जैसे ही मार्केट ऊपर गया हमने इसे सेल कर दिया, सडनली डिमांड बढ़ जाती है, नीचे होने पर सप्लाई बढ़ जाती है जैसे ही यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है।
तो इसमें क्या होता है, मार्केट मैनिपुलेट होने लग जाता है। तो ऑप्शन एक्सपायरी डेज वही स्पेशली हमें देखने के लिए मिलता है इक्विटी डेरिवेटिव्स में। इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट अगर हम बात करें तो ये आपकी 5,000 करोड़ पर एंटिटी से 1,500 करोड़, सॉरी 5,000 करोड़ पर एंटिटी जा चुकी है, पहले 1,500 करोड़ थी। कैलकुलेशंस जो हैं इसमें हम फ्रीक्वेंट फ्यूचर इक्विवेलेंट मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, जिसमें कि लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड्स को हम यहाँ पर ऑफसेट करेंगे। लॉन्ग होता है जब आप कोई चीज बाय करते हो तो बड़ा हो जाता है, वो आप खरीदोगे कोई सामान बढ़ता चला जाएगा, तो लॉन्ग होता है बाई, ठीक है। और शॉर्ट होता है सेल करना, ठीक है। सेल करोगे अपने पास से कोई सामान तो कम होता चला जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं रियल टाइम सर्वेलेंस लार्ज स्पेक्युलेटिव पोजीशंस के लिए। एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस यहाँ पर एक जॉइंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स निकालते हैं विद इन 15 डेज फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मॉल बिजनेस क्रेडिट। तो यहाँ पर सिडबी की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में लार्जेस्ट मार्केट है स्मॉल बिजनेस क्रेडिट के लिए। तो यहाँ पर सिडबी बोल रहा है कि महाराष्ट्र जो है वो स्मॉल बिजनेस क्रेडिट में 6.0 लाख करोड़ की आउटस्टैंडिंग रखता है, और सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पर 4.21 लाख करोड़ की आपके पास तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगी। फिर गुजरात, यूपी जिसकी हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिली है 20.7%, एंड कर्नाटका जो है वो टॉप 5 में आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी एंड कर्नाटका। डेफिनेशन स्मॉल बिजनेसेस में आपकी एंटरप्राइजेस, सोल प्रोप्राइटर्स विद एंटिटी प्रेजेंस। आपका क्रेडिट एक्सपोजर यहाँ पर 5 करोड़ रुपीस तक जिनका है उनको हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर डीलिस्टिंग रूल्स जो हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए वो ईज हो गए हैं। डीलिस्टिंग मतलब आप एक स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स को पब्लिकली इशू करते हो, अब आप यहाँ से हटना चाहते हो, तो जिन पीएसयूज की 90% या उससे ज्यादा की गवर्नमेंट ओनरशिप है, एक्सक्लूडिंग बैंक्स, एनबीएफसीज और इंश्योरेंस कंपनीज, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। 2/3 पब्लिक शेयर होल्डर्स का अप्रूवल यहाँ पर जो है वो रिलैक्स कर दिया गया है। डीलिस्टिंग आपकी अलाउ की जाएगी फिक्स्ड प्राइसेस पर 15% या फिर उससे ज्यादा अबव फ्लोर प्राइस हो। तो रिगार्डलेस ऑफ ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, जो भी कम फ्लोर प्राइस कौन सा होता है, जो मिनिमम प्राइस आपका चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका 15% या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए। पीएसयू वॉलेंटरीली यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ कर लेंगे 30 डेज आफ्टर 1 ईयर ऑफ डी लिस्टिंग। तो जैसे इन्होंने डी लिस्टिंग को किया, एक महीने के अंदर अंदर उसके 1 साल के बाद में 1 महीने में उनको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ करना है। अब जो पब्लिक शेयर होल्डर्स के पैसे हैं, ठीक है, तो अनपेड ड्यूज अगर यहाँ पर हैं तो उनको डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज अकाउंट में भेजा जाएगा। और फंड्स अगर यहाँ पर 7 साल के लिए आपने होल्ड करे हैं तो इन्वेस्टर्स अब इन्हें किसी भी टाइम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला आपको जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो लोगों का पैसा है पहले तो वो पैसा वापस करो। और जब आप पैसा वापस करोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फंड्स हैं आपके पास में 7 साल के लिए, ठीक है, उनको इन्वेस्टर्स कभी भी क्लेम कर सकते हैं। मतलब अभी यहाँ पर हो सकता है कि मैंने अपने फंड्स क्लेम नहीं करे, लेकिन मेरे पास में ये जो पैसा है ये तो देगी ना पीएसयू, मैंने इनके शेयर्स खरीदे हैं, तो वो 7 साल के अंदर अंदर में क्लेम कर सकती हूँ। 4 इयर्स हो चुके हैं अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर हमारे अलग अलग बैंक्स के अकाउंट्स जो हैं वो हम एक ही जगह देख सकते हैं। तो सिक्योर कंसेंट बेस्ड फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम होता है, 2016 में आया था अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के अंडर। तो एग्रीगेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट्स, लोन, इन्वेस्टमेंट, और इनको हम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में शेयर करते हैं जैसे लैंडर्स या वेल्थ मैनेजर्स। तो G20 इंडिया प्रेसिडेंसी 2023 में इसको फाउंडेशनल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया, जो कि आधार और यूपीआई को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अडॉप्शन एंड स्केल की बात करें तो 112 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर। तो ये हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स और यूजर्स दोनों की तरह काम करते हैं। 56 एफआईज जो हैं वो आपके केवल और केवल यहाँ पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं, और 410 एफआईज जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2.2 बिलियन फाइनेंशियल अकाउंट्स से ज्यादा हैं जो कि सिक्योर कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग यूज कर रहे हैं। 112.34 मिलियन यूजर्स हमारे अपने अकाउंट्स को लिंक कर चुके हैं। तो जैसे मान लो आपके पीएनबी, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, अलग अलग जगह पर अकाउंट्स हैं,
आपने कहीं से लोन ले रखा है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं पर एफडी खोल रखी है, अब वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में सब एक ही जगह पर मिल जाती है। और यही इन्फॉर्मेशन अगर मान लो आपको कहीं और से लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड इशू कराना है, मान लो कुछ भी करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। एनपीसीआई अपनी यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट्स को इंक्रीज कर रहा है। 15 सितंबर 2025 से ये हो चुका है। पर ट्रांजेक्शन लिमिट हमारी हाई वैल्यू कैटेगरीज के लिए 5 लाख रुपीज तक रहेगी और डेली एग्रीगेट लिमिट हमारी 10 लाख रुपीज तक रहेगी, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर वेरी करेगी। तो अगर आप कैपिटल मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो पर ट्रांजेक्शन डेली लिमिट जो है वो आपकी 5 लाख से बढ़कर 10 लाख। इंश्योरेंस पेमेंट्स में भी, साथ में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर, ट्रैवल पेमेंट्स में भी ये हो चुकी है। क्रेडिट कार्ड में 6 लाख की पेमेंट हो चुकी है। बिजनेस मर्चेंट पेमेंट्स में अब कोई भी डेली कैप नहीं है। ज्वेलरी परचेज में 6 लाख का है। फॉरेन एक्सचेंज रिटेल अगर हम यहाँ पर हमारा भारत बिल पे सिस्टम से कर रहे हैं तो 5 लाख तक है। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग और इनिशियल फंडिंग आपकी 5 लाख से अब 2 लाख हो गई है, कम होकर एक ही डिक्रीमेंट देखा गया है। पीयर टू पीयर यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करें तो इसका कैप हमारा 1 लाख है। मतलब अगर मैं आपके अकाउंट में पैसा भेजना चाहूँ तो अभी भी ये 1 लाख रुपीज पर ट्रांजेक्शन ही हो पाएगी। स्टैंडर्ड यूपीआई पेमेंट्स हमारी अनचेंज्ड हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ अडॉप्शन यूपीआई का हो, प्रीफर्ड पेमेंट मेथड। ठीक है, अब हम यहाँ पर बिजनेसेस में या कहीं पर भी कर रहे हैं तो इसको यूज करें। आईएमपीएस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये काम करता है ताकि हम इमीडिएटली यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसफर करें दो बैंक अकाउंट्स के बीच में। करेंट अकाउंट डेफिसिट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो Q1 का फाइनेंशियल ईयर 26 का डेटा आ चुका है। क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। हमारा 1 अप्रैल से यहाँ पर पहला क्वार्टर शुरू होता है। ठीक है, तो इंडिया की जो करेंट अकाउंट है अभी वो आपकी डेफिसिट में आ गई है, विच इज नॉट अ गुड थिंग डेफिनेटली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मर्चेंडाइज ट्रेड गैप काफी बढ़ चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर डेफिसिट ज्यादा आ रही होगी, हम लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कम कर रहे होंगे। तो यहाँ $2.4 बिलियन का डेफिसिट देखा गया है, जो कि 0.2% है हमारे जीडीपी का। प्रीवियस क्वार्टर में सरप्लस था $13.5 बिलियन का, जो कि 1.3% जीडीपी का था। अब ये मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट देखें तो ये $68.5 बिलियन हो चुका है आपका Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में। एफडीआई हमारे पास जो नेट इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो मतलब हमारे पास आई है, हमने रिसीव की है। ठीक है, तो जो हमने रिसीव की है वो हमारी $5.7 बिलियन रही है। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो हैं वो हमारी $3.7 बिलियन रही है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है? मान लो इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं और आपको कोई लोन लेना है तो वो आप यहाँ इंडिया से नहीं लोगे, जहां पर कम है वहां से ले लोगे। तो दूसरी कंट्री से जाकर आपने वो लोन ले लिया। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एफडीआई। एफडीआई आपकी इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जैसे आप लोन्स लेते हो या फिर आपके पास में कोई भी ऐसे क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर क्या है? जब कंट्री का टोटल इंपोर्ट गुड्स में, सर्विसेज और ट्रांसफर्स में उसके टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है। यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की बात कर लेते हैं। अगस्त 2025 में ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एंड वैल्यू आपकी 20 बिलियन ट्रांजेक्शन क्रॉस हो गए अगस्त 2025 में। 24.85 लाख करोड़ रुपीस तक के ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं। जुलाई में ये 25.08 था, तो थोड़ा सा कम हुआ है। हाईएस्ट एवर वैल्यू रिकॉर्ड की गई है 25.14 हमारी मई 2025 में। ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर 6.5 मिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसका यहाँ पर वैल्यू 80,177 करोड़ रुपीज है। यूपीआई 7 कंट्रीज में लाइव हो चुका है। तो यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशियस। सिग्निफिकेंस, फ्रांस जो है यूपीआई का फर्स्ट यहाँ पर स्टेप ले चुका है यूरोपियन कंट्रीज में। तो आपसे एक स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में बन सकती है कि फ्रांस जो है वो यहाँ पर फर्स्ट कंट्री है टू अडॉप्ट यूपीआई व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो अब आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। किसी और कंट्री का नाम होगा तो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो यूपीआई यहाँ पर ऑपरेट करता है एनपीसीआई अंडर आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंस्टेंट फंड ट्रांसफर हम इसमें कर पाते हैं। जीएसटी कलेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो 1.86 लाख करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हुआ है। 6.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। 8th मंथ से कॉन्सिक्वेंटली हमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर
1.8 लाख करोड़ से ऊपर ही रहे हैं। पीक कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ हमें अप्रैल 2025 में देखने के लिए मिला। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में हमने लास्ट पार्ट में कवर कर लिया है। हायर 40% का रेट लग रहा है टबैको, सिगरेट, शुगरी ड्रिंक्स में, तो गवर्नमेंट का डेटा है ये। अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वार्टरली बुलेटिन जो आई है Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस मॉस्पी ने इसे रिलीज किया है जनवरी मार्च 2025 और अप्रैल जून 2025 के बीच में। तो यहाँ पर वर्कर्स जो हमारे अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस में हैं उनका नंबर 12.85 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में ये 13.13 करोड़ था। अगर बात करें जनवरी से मार्च 2025 में तो ये 7.85 था, अप्रैल से जून में ये 7.94 करोड़ है। तो ट्रेंड्स एंड ऑब्जर्वेशंस देखें तो एम्प्लॉयमेंट हमारी क्रॉस कर चुकी है 13 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन जैन से मार्च 2025। फीमेल वर्कर्स की बात करें तो यहाँ पर ये आपकी 28% से ज्यादा हो चुकी है टोटल एम्प्लॉयमेंट हमारे दोनों क्वार्टर्स में। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पर डिसबर्समेंट्स एंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो 22,805 करोड़ रुपीस का डिसबर्समेंट हो चुका है। 24% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो ये आपका 1.34 लाख करोड़ है, तो 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। क्लाइंट्स आपके 3.8 करोड़ हैं, प्रीवियस ईयर में ये आपके 4.5 करोड़ थे। ठीक है, स्टेट वाइज पोर्टफोलियो की बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट्स बाय पोर्टफोलियो आपके बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। अगर बात करें हाईएस्ट एवरेज लोन पर अकाउंट तो तमिलनाडु में ये 31,363 है और वेस्ट बंगाल में 30,435 रुपीज का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लोन ले रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है? कोलैटरल फ्री लोन हमारे हाउस होल्ड लेते हैं जिनकी इनकम 3 लाख रुपीज तक है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन रेलवेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन करा है ताकि इंश्योरेंस जो है एम्प्लॉयज के लिए उसको एनहांस कर सके। तो इंडियन रेलवेज के जो एम्प्लॉयज हैं इनको पर्सनल एक्सीडेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स दिए जाएंगे ताकि सैलरी अकाउंट्स ये अगर ये एसबीआई के साथ मेंटेन कर रहे हैं। की बेनिफिट्स में क्या है? एक्सीडेंटल डेथ या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है तो 1 करोड़ रुपीज तक का इंश्योरेंस मिलेगा, जो पहले 1.20 लाख था। 60,000 यहाँ पर 30,000, तो ग्रुप ए बी सी के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेचुरल डेथ कवर 10 लाख रुपीस हर एम्प्लॉयज को मिलेंगे जो कि एसबीआई सैलरी अकाउंट होल्ड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कवर्स में एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ आपकी 1.60 करोड़ है और अप टू 1 करोड़ ऑन रुपे डेबिट कार्ड। पर्सनल एक्सीडेंट में परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है अप टू ₹80 लाख। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सिग्निफिकेंटली एनहांस करेंगे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम रेलवे एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, एसबीआई रेज कर रहा है 500 मिलियन वाया ओवरसीज बॉन्ड। तो यहाँ पर 5 साल का सीनियर अनसिक्योर्ड मतलब कोई भी कोलेटरल अटैच नहीं है, फिक्स्ड रेट नोट्स रहेंगे। अमाउंट रेज की गई है $500 मिलियन। कूपन रेट जो इंटरेस्ट है वो 4.50% का है। सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कॉन्सेप्ट पर आता है आईएफएससी गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल एक्सचेंज पर। डेट ऑफ इशू इसकी 9 सितंबर 2025 रही है। पहली इन्वेस्टमेंट ग्रेड इशुएंस है ये इंडिया पोस्ट इंडिया की। अब यहाँ पर रेटिंग हमने देखा था लास्ट क्लासेस में BBB हो चुकी है, जो पहले BBB नेगेटिव थी, तो स्टेबल रेटिंग में आ चुके हैं हम। तो यहाँ पर ज्यादा ओवरसीज बॉन्ड इशुएंस हमें इंडियन बैंक्स की तरफ से देखने के लिए मिल सकते हैं। यस बैंक का हमने देखा था कि एसएमबीसी जो है वो स्टेक एक्वायर कर लेगा, तो आरबीआई ने अब इसको एक्विजिशन को एग्री कर लिया 24.99%। तो जो डायरेक्टर हैं पहले वो एसबीआई से थे, अब वो यहाँ पर अपना स्टेप डाउन कर चुके हैं और एसएमबीसी से यहाँ पर डायरेक्टर को लेकर आया गया है। एसएमबीसी क्या है? जापान बेस्ड कमर्शियल बैंक, होली ओन सब्सिडरी है सुमिटोमोटो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की। फॉरेन बैंक्स विद ब्रांचेस इन न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड ऑफशोर ब्रांच आपकी गिफ्ट सिटी में। यस बैंक की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिकली लिस्टेड बैंक जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। टाटा कैपिटल आपका $2 बिलियन का आईपीओ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो आईपीओ लॉन्च हुआ है 22 सितंबर 2025 में। $2 बिलियन का यहाँ पर आईपीओ साइज है। कंप्लीट ही हो रहा है अक्रॉस मेजर फाइनेंशियल हब्स। तो टाटा सन्स यहाँ पर जो है अपने 23 करोड़ शेयर्स को डाइवर्स्ट कर देंगे
और यहाँ पर आईएफसी जो है वो 3.58 करोड़ शेयर्स को। तो करेंट ओनरशिप यहाँ पर टाटा सन की 88.6 और आईआईएफसी की 1.8% है। लार्जेस्ट पब्लिक इशू बन जाएगा ये इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में अगर सक्सेसफुल रहा। सेकंड पब्लिक लिस्टिंग यहाँ पर टाटा ग्रुप की होगी रिसेंट ईयर्स में। टाटा टेक की हुई थी 2023 नवंबर में। कंपाइल कर रहे हैं, ये कंप्लाई करेंगे आरबीआई के मैंडेट के साथ में, जहां पर अपर लेयर नॉन बैंक लैंडर्स जो है वो पब्लिक हो जाते हैं 3 साल में अपनी क्लासिफिकेशन के। जब आपको यहाँ पर एक एनबीएफसी मान लिया गया यूएल में, तो आपको 3 साल के अंदर अंदर खुद को लिस्ट करना होता है। Amazon एक्वायर कर रहा है एक्सिको, जो कि कैपिटल फ्लोट है। तो एक्सिको यहाँ पर पहले आपका कैपिटल फ्लोट था, एक एनबीएफसी है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन वैल्यू $200 मिलियन की है। आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। फैसिलिटेट करते हैं बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज Amazon कस्टमर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। तो रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस जो है, यहाँ पर हमने देख लिया कि एसबीआई के साथ में इन्होंने एमओयू वगैरह साइन किया है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लासिफाई किया है रिलायंस कॉम को और अनिल अंबानी को एक फ्रॉड की तरह। तो हमने देखा था पहले केनरा बैंक ने किया था, फिर उन्होंने हटा दिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर दिया है। तो ये थर्ड बैंक बन गया है एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के बाद में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन्स की बात करें तो यहाँ पर 56 करोड़ रुपीस का आउटस्टैंडिंग लोन है। सैंक्शन लिमिट इनकी 2462 करोड़ है। एनपीएस यहाँ पर आपके अकाउंट्स क्लासिफाई हो गए थे 2017 में। प्रोसेस किया है, फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट की गई है बाय वीडियो इंडिया एलएलपी। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होती है? देखो, फॉरेंसिक ऑडिट होती है जिसमें हम प्रूफ ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, प्रूफ ढूंढ रहे हैं, हम एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं, लीगल एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं। जब कोई केस हो जाता है उसके बाद अगर बैंक फॉरेंसिक ऑडिट करा रहा है, मतलब वो यहाँ पर एविडेंस फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल शो कॉज नोटिस गए, पर्सनल हियरिंग हुई, अंबानी जो थे वो यहाँ पर चार्जेस को रेब्यूट नहीं कर पाए। एमडी एंड सीईओ आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं देवादत्ता चंद। इंडियन बैंक माइग्रेट कर रहे हैं बैंक.इन डोमेन पर, तो ये आपको पता ही है, इंडियन बैंक ने भी यहाँ पर अपना वो कर लिया है। इसके अलावा भी और भी बैंक्स हैं जो कि बैंक.इन पर जा रहे हैं। तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्रॉड। तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये इस माइग्रेशन को गाइड कर रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली बैंक.इन जो है वो आपके बैंक्स के लिए यूज होगा ताकि सिक्योर डिजिटल प्रेजेंस हो पाए। बंधन एएमसी लॉन्च कर रहे हैं अरूधा एसआईएफ प्लेटफॉर्म। तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ पर लेकर आया जा रहा है जिसका नाम अरूधा एसआईएफ है। तो इक्विटी, डेट और हाइब्रिड स्ट्रेटजीज हम कवर कर रहे हैं ताकि पोर्टफोलियो यहाँ पर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आ पाए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं आपकी जो कि बैंकिंग, कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पार्टनरशिप की है ओडिशा गवर्नमेंट के साथ में, ताकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आ पाए। तो इसका 3.0 वर्जन रहेगा, ये एआई एनेबल्ड है, जहां पर ओडिशा की पब्लिक फाइनेंस वर्क प्लेस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑटोमेट कर रहे हैं। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की, रिपोर्टिंग और यहाँ पर इसको एक्सलरेट किया जाएगा, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लिए जाएंगे। टीसीएस की प्रीवियस कोलैबोरेशन ओडिशा के साथ में 2005 से चल रही है ओडिशा ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। अब यहाँ पर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इन्होंने बोला कि सिंप्लीफाई कर देते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट के अंडर इसको लेकर आए हुए हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं लो वैल्यू क्लेम्स के लिए। तो यहाँ पर होता क्या है, मान लो किसी ने बहुत टाइम से अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है या शेयर्स का अमाउंट क्लेम नहीं किया है, तो कुछ भी इस तरह की चीजें हैं तो वो इस फंड में चली जाती हैं। अब इस फंड से यहाँ पर इन्वेस्टर्स इसको या तो क्लेम कर सकते हैं, और अगर कोई पैसा क्लेम नहीं करता है तो क्या होता है, उस पैसे को इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस के लिए यूज कर लिया जाता है। तो प्रपोज रिफॉर्म्स हम क्या कर रहे हैं, अगर 5 लाख रुपए तक का क्लेम करना है फिजिकल सिक्योरिटीज में और डीमेट सिक्योरिटीज है तो 15 लाख रुपीज तक का क्लेम कर सकते हैं, और डिविडेंड जो है वो आप 10,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हैं, ताकि टाइमलाइंस को रिड्यूस करें, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दें। नेक्स्ट आते हैं, डीपीआईआईटी और फाइजर ने एमओयू साइन किया है ताकि हेल्थ केयर इनोवेशंस को स्ट्रेंथन करें। तो फाइजर लिमिटेड यहाँ पर इंडोवेशन प्रोग्राम इनका स्टार्ट करें, जहां पर हेल्थ केयर इनोवेशन इकोसिस्टम यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा और मैडटेक स्टार्टअप्स पर काम किया जाएगा। तो 60 लाख रुपीस तक यहाँ पर ग्रांट दिया जाएगा पर स्टार्टअप।
18 महीने का इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि सोशल अल्फा लेकर आ रहे हैं, क्लिनिकल वैलिडेशन, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और गो टू मार्केट स्ट्रेटेजीज पर फोकस रहेगा। 14 पायनियरिंग टेक स्टार्टअप्स को ये सपोर्ट करेंगे। डीपीआईआईटी और आईसीआईसीआई बैंक ने एमओयू साइन करा है ताकि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें। तो यहाँ पर डीपीआईआईटी और आईसीआईसीआई बैंक स्टार्टअप ग्रोथ को फैसिलिटेट करें और इनोवेशन अक्रॉस इंडिया। स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर होस्ट किया जाएगा। सिलेक्टेड स्टार्टअप जो है उनको आईसीआईसीआई बैंक का मुंबई बेस्ड एक्सेलरेटर फैसिलिटी की एक्सेस दी जा रही है और डेडिकेटेड वर्क स्पेस भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोग्राम एम्पलीफाई करेगा कम्युनिकेशन, विजिबिलिटी, कनेक्शंस हमारे डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स के साथ में। एलआईसी सेलिब्रेट कर रहा है 69th एनिवर्सरी। तो यहाँ पर 1 सितंबर 2025 में इसकी 69th एनिवर्सरी है। मार्केट पोजीशन यहाँ पर 65.83% पॉलिसीज में 57.05% आपके पहले साल के प्रीमियम इनकम पर जाएगा। प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो 35 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, 12 ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं, 7 इंडिविजुअल राइडर्स और 1 ग्रुप राइडर हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2.4 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं डिजिटल पोर्टल एंड ऐप पर। एलआईसी डिजिटल एनआरआई ऐप लॉन्च हुआ है जो कि क्यूआर बेस्ड कलेक्शन, व्हाट्सएप बेस्ड पेमेंट्स और अलर्ट्स की बात करते हैं। पीएनबी ने एमओयू साइन करा है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में। तो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराई जाएगी। राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव के अंडर फाइनेंशियल कमिटमेंट 21,000 करोड़ रुपीस की है। एमडी और सीईओ पीएनबी के अशोक चंद्र जी हैं। एक्सिस मैक्स लाइफ पार्टनरशिप कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में ताकि अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस रूरल और एमर्जिंग मार्केट्स में प्रोवाइड करें। तो 650 बैंकिंग आउटलेट्स हैं हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, जिसमें कि 1.64 लाख एक्सेस पॉइंट्स है वाया पोस्ट ऑफिस। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के विजन को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो फोकस रहेगा टीयर 3, टीयर 4 एंड रूरल इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर एंड फाइनेंशियल डाइवर्स्ट कर रहे हैं स्टेक अपना इटर्नल में। इटर्नल आपको पता है क्या है, जोमैटो जो है उसका नाम ही इटर्नल है। तो एंड फाइनेंशियल जैकमा ओन्ड है। अपना 1.46% स्टेक जो है इटर्नल में वो 4,197 रुपीज के लिए इसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पर 14.13 करोड़ शेयर्स हैं। एंडफिन सिंगापुर होल्डिंग पीटी लिमिटेड जो है अपने स्टेक को 1.95% से 0.49% कर रहे हैं। इटर्नल में आपको जोमैटो और ब्लिंकिट दोनों आ जाता है। Q1 नेट प्रॉफिट इनका 25 करोड़ रहा था। हाइपर प्योर भी इसी का पार्ट होना चाहिए वैसे तो, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च कर रहा है बॉब एस्पायर एनआरआई के लिए। तो हमारे बॉब एस्पायर एनआरआई सेविंग अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे जिसमें कि प्रोस्पेक्टिव एनआरआईज अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं डिपार्चर से पहले। कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी पहले 2 क्वार्टर्स में। क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो है फिर बाद में आपको 10,000 रुपीज रखना होगा 2 क्वार्टर के बाद में। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन और लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए इसको खोला जा रहा है। एसबीआई का स्टार्टअप ब्रांच होस्ट करेगा फर्स्ट पिच इवेंट ड्रीम 2 डेमो। तो यहाँ पर स्टार्टअप पिच फेस्ट है जो कि हमारा एसबीआई लेकर आ रहा है ताकि स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और मेंटोर्स के साथ में कनेक्ट किया जा सके। कस्टमाइज्ड एसबीआई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स स्टार्टअप्स के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। इक्विटी लिंक्ड फंडिंग रहेगी। स्टार्टअप टीएन और आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल जो है ये यहाँ पर कोलैबोरेट करेंगे। तो स्टार्टअप तमिलनाडु के साथ में बात हो रही है। एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे ग्रास रूट से लेकर ग्लोबल स्टेज तक। नेक्स्ट यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने यहाँ पर प्रपोज किया है म्यूचुअल फंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट अकाउंट। तो एक वॉलेंट्री एम्प्लॉयर लिंक्ड रिटायरमेंट अकाउंट जो कि हमारे म्यूचुअल फंड्स मैनेज करेंगे। जैसे यहाँ पर यूएस 401 के प्लान रहता है। तो वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होगा, मन है तो करो मत करो। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ऑप्शंस दिए जाएंगे। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे पेंशन फंड्स में किया जाता है मैनेज इसको म्यूचुअल फंड्स करेंगे। टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएंगे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। पोर्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर अक्रॉस जॉब होगा। चेयरमैन कौन है यहाँ पर एमएफआई के? नवनीत मुनोत। फोन पे ने लॉन्च किया है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो डीएसपी फाइनेंस एनबीएफसी है यहाँ पर डीएसपी ग्रुप की सिक्योर्ड क्रेडिट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो है अपनी एनएवीज उनको कोलैटरल की तरह यूज कर सकते हो और 2 करोड़ रुपीस तक का लोन ले सकते हो।
कोई भी मंथली प्रिंसिपल रीपेमेंट या ईएमआई आपको पे नहीं करनी, इंटरेस्ट आपको केवल विड्रॉन अमाउंट पर ही पे करना है। 5 लाख का लोन लिया लेकिन अभी तक केवल 2 लाख रुपए निकाले हैं, तो इस 2 लाख रुपए पर इंटरेस्ट पे करना है, ना कि पूरे 5 लाख पर। एसएनसीएम ने पार्टनरशिप किया आईडीबीआई बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ में सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड। तो यहाँ पर यूनिफाइड कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे। तो पंजाब और सिंध बैंक जो है इनका पहला यहाँ पर टाई अप है कि कोलेट्रल मैनेजमेंट होगी। अब बैंक्स के पास अलग अलग तरह के काफी सारे कोलेट्रल्स होते हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए है। पोस्ट हार्वेस्ट क्रेडिट यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रेट्स पर प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड्स। तो यहाँ पर रुपए सिलेक्ट एंड रुपए प्लैटिनम सिक्योर्ड कार्ड से लेकर आए हैं। कार्ड्स आपके यूपीआई इंटीग्रेटेड रहेंगे, इंस्टेंटली इशू हो जाते हैं वर्चुअली। ठीक है। एफडी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 1000 और सिलेक्ट कार्ड पर 1,11,500। नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अवार्ड किया है एटीएम रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर सीएमएस इंफो सिस्टम जो है वो इनके वेंडर हैं। अब यहाँ पर रिप्लेस किए जाएंगे 1000 एटीएम्स, क्योंकि बैंक्रप्सी देखी गई है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज की, और सीएमएस जो है वो मैनेज करेगा 73,000 एटीएम्स, जो कि 47% हमारे आउटसोर्स एटीएम्स का ही हिस्सा है। मतलब टोटल एटीएम्स जितने हमारे अभी तक आउटसोर्स हुए हैं उसमें सीएमएस यहाँ पर 47% अकेले होल्ड करता है, और 65,000 रिटेल टच पॉइंट्स। बैंक्स जो है वो ब्राउन लेबल एटीएम से फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कैश रिसाइकलर्स और सेल्फ सर्विस कियोस्क देखने के लिए मिलते हैं। एडलविस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड दिया जा रहा है हाइब्रिड कैटेगरी में। एडवांस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज रहेंगी वाया सेबी अप्रूव्ड एसआईएफ फ्रेमवर्क। एब्सोल्यूट रिटर्न स्ट्रैटेजी होगी, कोर एलोकेशन, फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी आर्बिट्रेज। एडिशनल एक्सपोजर की बात करें तो स्पेशल सॉल्यूशंस सिचुएशंस एंड लो रिस्क डेरिवेटिव्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है पर इन्वेस्टर वो आपकी 10 लाख रुपए है। डजॉल्ट इंक्रीज कर रहा है स्टेक आपका जॉइंट वेंचर्स में विद रिलायंस इंफ्रा। तो यहाँ पर डजॉल्ट एविएशन और रिलायंस इंफ्रा अपना एक डिजॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड लेकर आ रहे हैं, जहां पर डिजॉल्ट का स्टेक जो है वो 49% से 51% हो जाएगा। ड्रैल जो है वो फॉर्म हुई थी 2017 में, फैसिलिटी लोकेट की गई है मिहान नागपुर में। रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा का जॉइंट वेंचर है फॉर एंटरप्राइज एआई। तो यहाँ पर 855 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है 70% होल्ड करेगी, मेटा 30%। एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस इंडिया में बिल्ड किए जाएंगे यहाँ पर सिलेक्ट ग्लोबल मार्केट्स में। रिलेटेड लॉन्चेस की बात करें तो जियो रिया और जियो फ्रेम्स हैं। वॉइस अनेबल्ड सर्च असिस्टेंट है जियो हॉटस्टार पर, और जियो फ्रेम्स एआई पावर्ड वियरेबल प्लेटफॉर्म है। रिलायंस इंटेलिजेंस का करीब एआई रेडी डेटा सेंटर्स भी हैं जो कि ग्रीन एनर्जी पावर करेंगी। अब बात करते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने सेफ्टी क्लियरेंस दिया है AIS-ATS को, एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्राउंड हैंडलिंग फर्म है इंडिया में जो कि सेफ्टी क्लियरेंस ले पाई है। इंडिया सेकंड कंट्री बन गई है एशिया पैसिफिक में आफ्टर मलेशिया विद सच अ फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस के लिए। इंडिगो जो है इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन बन गया है बाय डेस्टिनेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास में 43 डेस्टिनेशंस को ये कवर करता है। एयर इंडिया जो है वो 42 कर रहा है, तो इसको सरपास कर चुका है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस करेंटली यहाँ पर 30% टोटल कैपेसिटी के ये कर रहे हैं। टारगेट है कि 40% बाय फाइनेंशियल ईयर 30 ये कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका बाय फ्लीट एक्सपेंशन स्टार्ट किए थे उन्होंने अपने ओवरसीज ऑपरेशन दिल्ली से दुबई सितंबर 1, 2011 में। अडानी पावर ने पार्टनरशिप की है भूटान के साथ में फॉर 570 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अडानी पावर और ड्रक ग्रीन कॉर्पोरेशन पावर कॉर्पोरेशन ने वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू करा है। बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट है। पीक रन ऑफ रिवर कंस्ट्रक्शन आपको 2026 के फर्स्ट हाफ में शुरू हो जाएगा और यहाँ पर विद इन 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5000 मेगावाट भूटान हाइड्रो पावर पार्टनरशिप की गई है।
पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल पीसीआई एसएससी ने लॉन्च किया है इंडिया साउथ एशिया का आरईबी। तो यहाँ पर रीजनल एंगेजमेंट बोर्ड है इंडिया और साउथ एशिया के बीच में, ताकि हमारे पास में जो पेमेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की तरह ये काम करे और प्रमोट करे पीसीआई स्टैंडर्ड्स को। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एनपीसीआई, एसबीआई कार्ड्स, गूगल, क्वालकॉम, अर्नेस्ट एंड यंग, ई&वाई जिसे बोलते हैं, एरोनेट, लंका पे यहाँ पर इसके मेंबर्स रहेंगे। बीएलएस इंटरनेशनल ने यूआईडीआई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर विन किया है। तो बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज जो हैं, ठीक है, अब यहाँ पर इनके क्लाइंट कौन है, यूआईडीआई यहाँ पर इनके क्लाइंट रहेंगे। ऑब्जेक्टिव है कि स्टैब्लिश करेंगे और ऑपरेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल आधार सेवा केंद्र। की डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 2055.35 करोड़। सर्विसेज में आपकी आधार एनरोलमेंट, अपडेट्स और अदर सिटीजन सर्विस आएगी। स्ट्रेंथन करेंगे बीएलएस का पोजीशन एज अ ट्रस्टेड गवर्नमेंट पार्टनर विद ग्लोबल एक्सपीरियंस इन सिटीजन सर्विसेज। आरबीआई एक्वायर कर रहा है 4.16 एकर्स नरीमन पॉइंट में फॉर 3,472 करोड़। तो आरबीआई ने 4.16 एकड़ लैंड पार्सल खरीदा है मुंबई के नरीमन पॉइंट में फ्रॉम द मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डील वैल्यू है 3,472 करोड़ की। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेस और एक पॉलिटिकल पार्टी थे पहले, कवर कर रहे हैं 1,13,500 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया। लैंड यहाँ पर सेल्फ यूज और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए यूज होगी। इंडिया के एक्सटर्नल डेट जो है वो भी बढ़ चुका है, 736.3 बिलियन डॉलर्स ये हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 25 में। 736.3 बिलियन डॉलर्स, याद रखना नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में, हाई चांसेस है। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ये बाय 10.1%। अब हम यहाँ पर 736.3 बिलियन पर पहुंच चुके हैं एट द एंड ऑफ मार्च 2025, जो पहले 663.8 बिलियन था फाइनेंशियल ईयर 24 में। सबसे बड़ी ग्रोथ देखी गई है पिछले 7 साल में। डेट टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखें तो ये 19.1% हो गया है, 60 बेसिस पॉइंट से पूरा इंक्रीमेंट देखा गया है, 0.06%, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पर डेट पोजीशन को मॉडेस्ट कंसीडर कर रही है। कंपोजिशन में लॉन्ग टर्म डेट जो है ये आपके 81.7% है और शॉर्ट टर्म आपके 18.3% है, जिसमें ट्रेड क्रेडिट्स जो है वो आपके इंपोर्ट फाइनेंस करने के लिए 96.8% ऑफ शॉर्ट टर्म बना रही हैं, ठीक है। बोरोवर्स की बात करें तो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस लार्जेस्ट बोरोवर्स रहे हैं, जिनके पास 261.7 बिलियन डॉलर्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स लोन आपके 34%, करेंसी और डिपॉजिट्स 22.8, ट्रेड क्रेडिट 17.8 और डेट सिक्योरिटी 7.7%। कौन ये सारे हमें डेट्स दे रहा है, तो कमर्शियल लेंडर्स दे रहे हैं और एनआरआई डिपॉजिटर्स। करेंसी डिनोमिनेशन डॉलर्स में हमारे पास 54.2 है, इंडियन रुपी में 31.1 और येन आपका 6.2%। अगर स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करें तो 4.6% और यूरोज हमारे पास 3.2। गुजरात और महाराष्ट्र लीड कर रहे हैं बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स में। तो आरबीआई की स्टडी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो बैंक फाइनेंस कर रही है प्रोजेक्ट्स वो 2 स्टेट्स में कर रही है, गुजरात और महाराष्ट्र में। और गुजरात आपका फाइनेंशियल ईयर 2015 से ही यहाँ पर टॉप पर चल रहा है। महाराष्ट्र जो है इसका सेकंड स्पॉट है लास्ट 4 फिस्कल ईयर से। फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान आ जाते हैं। टॉप 5 स्टेट्स जो है वो 60% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अपनी अकाउंट कर रहे हैं। अभी तक बैंक से जितना लोन लिया गया है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, उसका 60% केवल और केवल टॉप 5 लोग ही, टॉप 5 स्टेट्स ही यूटिलाइज कर रहे हैं। प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आउटलुक, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2,20,132 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2,67,432 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यस बैंक को यहाँ पर जो स्टेक्स हैं वो एसबीआई वगैरह ने अपने बेचकर किसमें भेजे हैं, एसएमबीसी में आए हैं। तो यहाँ पर अब सुमितो मित्तुल्सी बैंकिंग कॉर्पोरेशन जो है वो 2 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर रहे हैं। तो एसबीआई यहाँ पर केवल 1 डायरेक्टर को नॉमिनेट करेंगे। एसएमबीसी ने 20% स्टेक लिया है सेकेंडरी परचेज से। सेलर्स में एसबीआई है और 7 अदर बैंक जैसे कि एक्सिस, बंधन, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, आईडीएफसी फर्स्ट और कोटक बैंक है। एसबीआई का स्टेक पहले 24% था, अब 10% रह जाएगा।
रेगुलेटरी अप्रूवल्स की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव कर दिया था और आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि एसएमबीसी को हम एक प्रमोटर नहीं मानेंगे। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट प्रॉफिट 738 करोड़ है, जो कि 63% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। आरबीआई ने फोन पे के ऊपर फाइन लगाया 21 लाख रुपए का, क्योंकि इन्होंने प्रीपेमेंट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को ये गाइडलाइंस के साथ में कंप्लाई नहीं किया। और यहाँ पर इनके ऊपर जो पेनल्टी लगी है वो कितनी लगी है, वो लगी है 21 लाख रुपीज की। स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन जो है वो आपके अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 में कवर हुए हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें तो फोन पे आपका आईपीओ लेकर आएगा 2025 में विद टॉप ग्लोबल बैंक्स एज एडवाइजर्स। अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिजिटल या फिजिकल टूल जैसे कि कोई डिजिटल वॉलेट, स्मार्ट कार्ड या वाउचर, जिसमें कि हम फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए कुछ पैसा अपने आप स्टोर कर रख सकते हैं। तो इसको प्री लोड कर लेते हैं और जब हमें परचेज करनी होती है तो हम इसे यूज कर पेमेंट्स कर सकते हैं। तो जैसे डिजिटल वॉलेट्स, स्मार्ट कार्ड्स, पेपर वाउचर्स या फिर स्ट्राइप कैश हमारे आ जाते हैं। यूपीआई में क्या है, आपको रियल टाइम फंड ट्रांसफर करना है और यहाँ पर फंड्स आपके इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी डिपॉजिटेड होते हैं, ठीक है। तो पीपीआई की क्या लिमिट्स चल रही हैं, ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा इसको समझ कर जाना। दो तरह की पीपीआई होती हैं, एक होती है आपकी स्मॉल और एक होती है फुल केपीआई, ठीक है। तो हमारे पास फुल केवाईसी वाली जो है ये बैंक्स और नॉन बैंक्स लेते हैं जब हमारा केवाईसी कंप्लीटली हो जाता है। स्मॉल पीपीआई होते हैं जब यहाँ पर हमने मिनिमम डिटेल्स ले रखी हैं किसी भी अकाउंट होल्डर से, हमने पूरा केवाईसी इनका भी नहीं किया है। तो स्मॉल पीपीआई जो है इसमें आप 10,000 रुपए तक कैश लोडिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हैं और इनको आप फुल केवाईसी पीपीआई में कन्वर्ट करा सकते हो 24 महीने में। और एक यहाँ पर आपका पीपीआई होता है 10,000 रुपीज तक, जिसमें कोई कैश लोडिंग फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। ओके, सेबी अलाउ कर रहे हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को कि वो लॉन्च करें को इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो यहाँ पर अक्रेडिट किया जाएगा इन्वेस्टर्स को जिनके पास में सेपरेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पर इसको एआईएफ मैनेजर्स मैनेज करेंगे, कोई भी बोरोवर्स या लेवरेज परमिटेड नहीं है। इन्वेस्टर्स 3 टाइम्स उनके एआईएफ कंट्रीब्यूशन के अपनी इन्वेस्टी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कमिटमेंट की बात करें तो एआईएफ कमिटमेंट्स जो है वो आपकी 14 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी हैं। सेबी ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स हमारे इनविट्स में भी अब कट कर दी है। तो ट्रेडिंग लॉट साइज जो है प्राइवेटली प्लेस्ड इनविट्स का वो पहले 1 करोड़ था, अब 25 लाख रुपीज हो चुका है। इंप्रूव कर रहे हैं लिक्विडिटी एंड पार्टिसिपेशन। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन टाइमलाइन की बात करें तो 5 वर्किंग डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन है। मीटिंग्स की बात करें तो या तो आपके रिट्स या फिर इनविट्स जो हैं ये अब यहाँ पर यूनिट होल्डर्स की मीटिंग बिठा सकते हैं 21 दिन या उससे कम का नोटिस देकर, ठीक है। मार्केट डेटा की बात करें तो 19 इनविट्स की यहाँ पर जो हमारी एसेट वर्थ है वो 5.42 लाख करोड़ है और 4 रिट्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर एसेट वर्थ जो है वो 1.40 लाख करोड़ रुपीज है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इनविट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं जिसमें कि यहाँ पर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं मनी फॉर्म में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स के थ्रू, ठीक है। ये आपके स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम रिवेन्यू जनरेटिंग फिनिश प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहां पर भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सेबी ने रिलैक्स कर दिए हैं आईपीओ रूल्स स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। तो यहाँ पर प्रमोटर्स जो हैं अब वो ईसॉप्स, सार्स या फिर सिमिलर बेनिफिट्स जो हैं उनको अपने रिटेन कर सकते हैं। कब रिटेन कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आईपीओ जो इन्होंने ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करे हैं उससे 1 साल आपका ज्यादा हो जाता है या 1 साल तक, ठीक है। पहले इनको ईसॉप्स होल्ड करना अलाउड नहीं था और ना ही सिमिलर बेनिफिट्स। तो ईसॉप्स हमारे क्या होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास कौन से बेनिफिट्स होते हैं, सार बेनिफिट्स होते हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, तो जो हमें कैश या स्टॉक पे आउट अलाउ करते हैं। सेबी ईज कर रहे हैं डी लिस्टिंग रूल्स पीएसयू के लिए, ये हमने देख लिया है। तो यहाँ पर ये वाला हमने न्यूज पहले से कवर कर दिया है। सेबी ने रिवाइज किया है इंसेंटिव फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन को एनहांस करने के लिए स्मॉलर टाउन्स में और विलेजेस में लमसम इन्वेस्टमेंट जो बोली है डिस्ट्रीब्यूटर की वो 1% ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एसआईपी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट पहले साल में।
कैप लगा है 2,000 रुपीज पर इन्वेस्टर। साथ में फर्स्ट टाइम विमेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी कवर की गई है टॉप सिटीज से। तो यहाँ पर B30 इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और अर्लियर म्यूचुअल फंड जो थे वो अप टू 30 BPS एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो रख सकते थे। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स NHAI कॉन्ट्रैक्ट्स के हमारे क्रॉस कर चुके हैं 10,000 करोड़ का लैंडमार्क। तो 12 इंश्योरर्स ने यहाँ पर 1,600 इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स निकाले हैं एज बिड सिक्योरिटी, और 207 यहाँ पर आपके इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स एज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर 10,369 करोड़ रुपीस का ये रहेगा। तो आपके पास में इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो हैं वो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, जहां पर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, श्योरिटी इंश्योरर देंगे, और ऑब्लिगी जो है वो हमारा कौन होगा, नेशनल हाईवे, ठीक है, अथॉरिटी। तो यहाँ पर श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म, जहां पर एक इंश्योरर या क्या करते हैं, या फिर श्योरिटी एक गारंटी दे रहे हैं बेनिफिशियरी को कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को टाइमली मीट कर लेंगे। नबार्ड डेवलप कर रहा है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म हमारे रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस जो है RRB वर्सेस NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, हम वन स्टेट वन RRB पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं May 1, 2025 से, जहाँ पर 43 RRBs को हमने 28 RRBs में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये जो हमारा सेंट्रलाइज डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये डिजिटाइज और ऑटोमेट कर देगा पूरे लोन प्रोसेस को। करेंटली अगर हम बात करें तो 28 RRBs के पास 22,158 ब्रांचेस हैं 26 स्टेट्स में। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया UPI UPO इंटीग्रेशन एट यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस दुबई। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, NPCI इंटरनेशनल, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इन्होंने कोलैबोरेट कर इंडिया के जो UPI स्पीड है उसको ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क की रीच के साथ में कंबाइन कर यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इंडिया ने प्लेज किया है $10 मिलियन ई-कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट इनोवेशन के लिए, ठीक है। पोस्टल विजन की बात करें तो कनेक्ट, इंक्लूड, मॉडर्नाइज एंड कॉपरेट। NPCI ने रिवाइज किया है UPI का पीयर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन लिमिट्स। तो यहाँ पर ये इफेक्टिव रहेगा September 15, 2025 से। तो लिमिट्स हमारी 10 लाख तक हो गई हैं। पीयर ट्रांजेक्शन जो है वो 5 लाख, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, टैक्स, गवर्नमेंट ई मार्केट, क्रेडिट कार्ड बिल्स के लिए। P2P जो है वो हमारा 1 लाख रुपीज पर डे ही रहेगा। UPI जो है वो 85% हमारे सभी डिजिटल ट्रांजेक्शन में आता है। 4 रियल मनी गेमिंग यूनिकॉर्न्स जो हैं वो अपना स्टेटस अब लूज कर देंगे आफ्टर ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। तो यहाँ पर रियल मनी ऑनलाइन गेमर्स जो हैं अब इनका पूरा सेक्टर हिट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट रिवेन्यू लॉस इस्टेब्लिश किया जा रहा है 12,000 करोड़ पर ईयर का। तो ड्रीम 11, गेम्स 24/7, गेम्स क्राफ्ट और MPL, ठीक है, ये हमारे यूनिकॉर्न्स बन चुके थे। पोटेंशियल यूनिकॉर्न्स ड्रॉप जो है वो आपका जूपी और विंजो का भी देखा जाएगा। इंडिया के पास 73 यूनिकॉर्न्स थे एज ऑफ July 1, 2025। इंडिया ने ऐड किया है 11 न्यू यूनिकॉर्न्स 2025 में, डिस्पाइट की ग्लोबल स्लोडाउन देखा गया है। तो आस्क प्राइवेट वेल्थ और हुरुन की रिपोर्ट आई है। हुरुन की रिपोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंडिया के पास 73 यूनिकॉर्न्स है और 150 फ्यूचर यूनिकॉर्न्स है, 46 गैजल्स और 104 चीतास। न्यू यूनिकॉर्न्स में आपका नावी, विवर्ती, रैपिडो, नेत्राडाइन, जम्बोटेल, डार्विन बॉक्स, मनी व्यू, वेरिटास फाइनेंस, जसपेड, रूल्स, AI टेक, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है यहाँ पर $1.5 बिलियन का इन लेस देन 3 ईयर्स। टॉप यूनिकॉर्न्स में आपका जीरोधा, रेजर पे, लेंसकार्ट और ग्रो आ जाते हैं। बेंगलुरु लीड कर रहा है, यहाँ पर 26 यूनिकॉर्न्स है वर्थ $70 बिलियन, ठीक है। सेंटर परमिट कर रहा है MRP डिवीजन ऑन अनसोल्ड स्टॉक्स टिल December 31, 2025। अलाउ कर रहे हैं ड्यू टू GST 2.0 रोल आउट। फर्म्स जो हैं वो अब अपना रिवाइज कर सकती हैं MRP स्टैंपिंग, स्टिकर्स या ऑनलाइन प्रिंटिंग के थ्रू। तो अभी ऐसा नहीं है कि पूरी पैकेट आप चेंज करो, एक छोटा सा स्टिकर चिपका दो। कंपनीज को नोटिफाई करना है, पब्लिक को और रेगुलेटर्स को। तो GST 2.0 में हमने FMCG टैक्स स्लैब्स को भी 5% और 18% पर रिवाइज करा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं
नीति आयोग रिपोर्ट, एआई जो है वो ऐड कर सकता है 500 से 600 बिलियन टू जीडीपी बाय 2035। तो यहाँ पर रिपोर्ट जो है एआई फॉर विकसित भारत रहेगी। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट 17 से 26 ट्रिलियन डॉलर रहेगी नेक्स्ट डिकेड में। सेक्टर्स जो है फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग टू गेन मोस्ट 20 से 25% सेक्टरल जीडीपी बूस्ट है। वार्न किया जा रहा है जॉब डिस्प्लेसमेंट होगी क्लैरिकल और लो स्किल्स रोल्स में, ठीक है। इंडिया एम कर रहा है फॉर 2 ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय 2047। पब्लिक सेक्टर बैंक मानथन 2025 गुरुग्राम। तो एटलीस्ट 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं अमंग वर्ल्ड्स टॉप 20 ग्लोबल बैंक्स बाय एसेट्स। तो करेंटली एसबीआई 43 रैंक पर है और एचडीएफसी 73। फाइनेंशियली 25 की बात करें तो पब्लिक सेक्टर का जो हमारा नेट प्रॉफिट रहा है वो 1.78 लाख करोड़ रहा है। ये याद कर लेना, ये नंबर एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। जीएनपीए हमारा 2.58% पर आ चुका है, जो पहले 9.1% था, 11% आपका 2011 में। रिफॉर्म्स एजेंडा की बात करें तो ईज राइज यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, शॉक एब्जॉर्प्शन और स्टेबिलिटी के लिए है। इंडिया का जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है वो राइज कर गया है 0.52% पर। तो यहाँ पर राइज हुए हैं फूड प्रोडक्ट्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ठीक है। डब्ल्यूपीआई का जो वे है मैन्युफैक्चरिंग में 64, प्राइमरी आर्टिकल्स में 22 और फ्यूल पावर में 14% है। कंपाइल इसको किया है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। रिटेल इन्फ्लेशन आपका इंचअप कर रहा है टू 2.07 अगस्त 2025 में। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन कंफर्टेबली काफी लो रहा है आरबीआई के मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 4%, डिस्पाइट इसका स्लाइट राइज देखा गया अगस्त में। तो रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो अगस्त 2025 में 2.07% यहाँ पर ये रहा है, अप फ्रॉम 1.61% इन जुलाई 2025। डेटा रिलीज किया गया है मॉस्पी के द्वारा। यहाँ पर रूरल सीपीआई आपका 1.69 है, अर्बन सीपीआई 2.47% है। सीपीआई की बास्केट वेट्स की बात कर लेते हैं तो फूड एंड बेवरेजेस आपके 45.86% है, हाउसिंग 10.07, फ्यूल एंड लाइट 6.84%, क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6.53, पान टबाको और इंटॉक्सिकेंट्स 2.38 और मिसलेनियस यहाँ पर सर्विस हेल्थ ट्रांसपोर्ट आपका 28.32% है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अब अगस्त में 2.07% हो चुका है। लेटेस्ट डेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर सीपीआई बेस ईयर आपका 2012 है। कौन कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो लेबर ब्यूरो निकालता है, एग्रीकल्चर लेबरर्स भी लेबर ब्यूरो और रूरल लेबरर्स भी, ठीक है। लेकिन रूरल अर्बन और कंबाइंड आपका एनएसओ निकालता है। एसबीआई ने लिस्ट किए हैं $500 मिलियन रेगुलेशन एस बॉन्ड्स ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पर आपका गिफ्ट सिटी में। तो यहाँ पर हमने दोनों का देखा था कि इन्होंने एक सिंगापुर पे भी किया है और एक यहाँ पर किया है। तो $500 बिलियन का रेगुलेशन एस बॉन्ड्स निकाले हैं इन्होंने और एडमिट किया है ट्रेडिंग ऑन सिंगापुर एक्सचेंज एज वेल। कूपन रेट 4.5% का रखा है, 75 बेसिस पॉइंट्स ओवर बेंचमार्क, ठीक है। बेसिस पॉइंट कितने होते हैं? 100 बेसिस पॉइंट 1% के बराबर होते हैं, तो 75 बेसिस पॉइंट कितने हो गए? 0.75%। रेटिंग्स आपको पता ही है, एसएनपी ने हमें BBB दी है और फिच ने यहाँ पर BBB-। लीड मैनेजर सिटी बैंक, एसएचबीसी, जेपी मॉर्गन, MUFG, SMBC निक्को, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है रेगुलेशन एस बॉन्ड्स की? तो डेट सिक्योरिटीज हैं जो कि यूएस के बाहर अगर इशू की जा रही है, टारगेट करती है नॉन यूएस इन्वेस्टर्स को एग्जाम्पशन तो मिल जाता है SEC रजिस्ट्रेशन से। इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है गिफ्ट सिटी। आईएफएससी लोन दे रहा है विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। यहाँ पर आईएफएससी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक ब्रांच है, जो कि यहाँ पर आम बोलेंगे, ब्रांच नहीं बोलेंगे, इसको आम बोलेंगे। तो यहाँ पर $60 मिलियन का ये लोन दे रहे हैं, 498 करोड़ रुपीस का, ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 15 साल के लिए, जिसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रहेगा 8.1% का। फ्लोटिंग मतलब जो चेंज हो रहा है बेंचमार्क के अकॉर्डिंग। मधुरवाड़ा सीवेज सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए ये लोन है। तो डायरेक्ट म्युनिसिपल फाइनेंसिंग पहली बार यहाँ पर की गई है आईएफएससी के थ्रू। तो इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, कोस्टल प्रोटेक्शन, जॉब क्रिएशन, लो कार्बन रेजिलेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
$126.4 मिलियन का लोन साइन करा है फॉर उत्तराखंड टूरिज्म। तो यहाँ पर तहरी लेक उत्तराखंड के लिए साइन किया गया है। प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म। बेनिफिशियरीज 87,000 लोकल्स और 2.7 मिलियन एनुअल टूरिस्ट रहेंगे। डाइवर्सिफिकेशन होगा उत्तराखंड का एज एन ऑल वेदर डेस्टिनेशन। तो तहरी डैम आप लोग अगर कभी ऋषिकेश गए हो तो थोड़ा उससे ज्यादा दूर ही जाना होता है, बट काफी अच्छा रास्ता है। होपफुली वो जो वहाँ की ग्रीनरी है उसको नहीं खराब किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मेडोलियोंग फिलीपाइंस में है और प्रेसिडेंट यहाँ पर इसके मास्तो कांडा है। वर्ल्ड बैंक श्योर प्रोजेक्ट फॉर कोस्टल रेजिलियंस, तो $212.64 मिलियन का यहाँ पर आपका एक लोन दिया गया है। तो IBRD यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की ही अगेन एक आर्म है, तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट्स के लिए है। कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन किया जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और जॉब क्रिएशन किया जाएगा। 23 ईयर्स का मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, 6.5 ईयर्स के ग्रेस पीरियड के साथ में 1 लाख बेनिफिशियरीज को यहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसा टारगेट है। ICICI बैंक और Amazon पे ने अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टाई अप जो है उसको रिन्यू कर लिया है 7 साल के लिए। तो 5 मिलियन प्लस यूजर्स हैं इनके, 18 मिलियन कार्ड्स यहाँ पर आपके फोर्स में चल रहे हैं। लार्जेस्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इंडिया में किसका है? ICICI बैंक और Amazon पे का, ये याद रखना, ठीक है। सो मित्सुई जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 1.65% इनका स्टेक था जो ये बेच रहे हैं। तो 6,166 करोड़ रुपीस का डील है। 1,880 रुपीस पर यहाँ पर शेयर रहेगा, 4% के डिस्काउंट पर। डिस्काउंट आपका फेस वैल्यू से रहता है, ठीक है। पोस्ट सेल अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 25.88% है और पब्लिक की 74% प्लस हो। SMBC रीडायरेक्ट करेगा फंड्स आपके यस बैंक इन्वेस्टमेंट में। कोटैग में 5,440 ब्रांचेस हैं और 2927 ATMs हैं। TCIL अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन साइन कर रहे हैं MOU पंजाब नेशनल बैंक के साथ में, ताकि IT कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टर्न की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया बैंकिंग इकोसिस्टम के लिए लोन प्रोवाइड करा जाएगा। TCIL एक यहाँ पर आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसको 1978 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है GJEPC ने लॉन्च किया है सेजेक्स 2025 सऊदी अरेबिया में। तो ज्यादा सुपर डोम यहाँ पर वेन्यू रहेगा, 200 प्लस एग्जिबिटर्स आएंगे। डायमंड, गोल्ड, लैब ग्रोन डायमंड्स, जेमस्टोन ज्वेलरी, ब्राइडल कलेक्शंस। इंडिया यहाँ पर 1 बिलियन डायमंड्स एनुअली प्रोसेस करता है जो कि ग्लोबल वैल्यू के 65% और 92% वॉल्यूम से होते हैं। सिग्निफिकेंस देखें तो इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वेलरी ट्रेड यहाँ पर स्ट्रेंथन होगा। और अगर हम बात करें गल्फ कंट्री कॉर्पोरेशन वाइड अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पर मिलेंगी। केनरा और HSBC लाइफ इंश्योरेंस को सेबी से नोट मिल गई है IPO लाने के लिए। तो केनरा बैंक और HSBC इंश्योरेंस मिलकर यहाँ पर अपना एक IPO लेकर आ रहे हैं। तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 2007 में। सेकंड अमंग पब्लिक सेक्टर बैंक लेड लाइफ इंश्योरेंस हैं ये। PSB लेड प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस देखने के लिए मिलेगा, स्ट्रेंथन होगा। डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट भी एक्सपेंड होगा। इंडिया ज्वाइन कर रहा है ओपेक का एनर्जी डायलॉग प्लेटफॉर्म। तो इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, ठीक है। अब यहाँ पर ओपेक एनर्जी डायलॉग प्लेटफॉर्म को ये ज्वाइन करेंगे जो कि सेकंड एशियन कंट्री बन जाएगा ये चाइना के बाद ऐसा करने से। ओपेक क्या करता है, यहाँ पर जो भी हमारे एनर्जी के प्राइसेस वगैरह है वो सारी चीजें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर डायलॉग जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 2006 में एज एन इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म। मेंबर्स में आपकी OPEC कंट्रीज और सिलेक्ट पार्टनर इकोनॉमीज आएंगी। नॉलेज एक्सचेंज यहाँ पर ऑयल एंड गैस मार्केट्स में होगा, रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी में। ओपेक का हेडक्वार्टर वेना ऑस्ट्रेलिया में है। सेक्रेटरी जनरल इसके हैथम ए घाइस हैं कुवैत से। इंडिया और फ्रांस एक्सपेंड कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर कॉपरेशन को। तो यहाँ पर हाई लेवल डायलॉग हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। डिस्कशंस में आपका क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट फ्लोस, फिनटेक कॉपरेशन, क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिस्टम्स में इस पर फोकस किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड्स एंड कार्बन मार्केट्स यहाँ पर इस पर वर्क कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और इंडिया का इकोनॉमिक एक्सेस यहाँ पर स्ट्रेंथन हो जाएगा।
वर्ल्ड बैंक ने बोला है इंडिया का यहाँ पर जो जीडीपी होगा वो 6.7% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, जो कि ग्रोथ फोरकास्ट उन्होंने की है स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन, सर्विस एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्राइव है उसकी वजह से। तो ग्रोथ एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 6.6% है। रिस्क में ऑयल प्राइस वॉल्टिलिटी, ग्लोबल स्लो डाउन और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रहे। आईएमएफ ने अपग्रेड करा है इंडिया का 2025 आउटलुक। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 6.8% रहेगा, जो इनको पहले 6.5% लग रहा था। तो डोमेस्टिक डिमांड, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंशन और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कारण दिया गया है। इन्फ्लेशन जो है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 4% रहेगा, मॉडरेट, जो कि आरबीआई के बैंड के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। अगर आईएमएफ की बात करें तो क्रिस्टालिया जॉर्जोविया यहाँ पर इसकी एमडी है, काफी सालों से यही है। आरबीआई ने ड्राफ्ट करा है फ्रेमवर्क ऑन डिजिटल लैंडिंग ऐप एग्रीगेटर्स। तो एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है जहां पर डिजिटल लैंडिंग एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको हम यहाँ पर साथ में रेगुलेट करेंगे। तो आरबीआई के साथ में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। कोई भी अनऑथराइज लैंडिंग एप्स को फॉलो नहीं करेंगे। आई थिंक 117 लिस्ट था या 167 लिस्ट था। तो आरबीआई ने खुद ही बता दिया कि कौन कौन से डिजिटल लैंडिंग एप्स जो हैं वो ऑथराइज्ड हैं, उनके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। क्या चार्जेस आप लगाओगे, सर्विस चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा, साथ में क्या इंटरेस्ट रहेंगे उसका पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए। डायरेक्ट लोन डिसबर्सल जो है वो बोरोअर के बैंक अकाउंट में होगा। कंसल्टेशन विंडो यहाँ पर अक्टूबर 2025 तक खोली गई है ताकि यहाँ पर हम अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें फ्रॉडलेंट लैंडिंग ऐप से, इसलिए इसको लाया जा रहा है। एडा ने एक पैनल फॉर्म किया है एआई इन इंश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पर आपके पास में फोकस होगा कि किस तरीके से एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, सेटलमेंट ऑटोमेशन यहाँ पर जो है वो किया जाए, क्लेम सेटलमेंट और फ्रॉड डिटेक्शन किया जाए, कंज्यूमर डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। कमिटी को चेयर करेंगे एडा के मेंबर, जो कि एक एक्चुरियल मेंबर रहेंगे। एआई यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स का एक्सपीरियंस जो है उसे इम्प्रूव करेगा। इंडिया ने लॉन्च किया है 50,000 करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्कीम आउटले आपका 50,000 करोड़ का है। तो ट्रांसमिशन लाइंस यहाँ पर लगाई जाएंगी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, सोलार और विंड। स्टेट्स कौन कौन से कवर हो रहे हैं आपके, तो स्टेट्स में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र है। फंडिंग यहाँ पर 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 60% स्टेट और पीएसयू कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अपनी करनी है 2030 तक, उसी को ये प्रमोट करेंगे। ठीक है। आरबीआई का एक पेपर आया है यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रॉस बॉर्डर यूज केसेस पर। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पर ये फोकस करेंगे, जैसे रेमिटेंसेस और ट्रेड सेटलमेंट। तो सीबीडीसी रिटेल ऑनगोइंग यहाँ पर आपका इंडिया में 2022 दिसंबर से है। तो लिंकेजेस इन्होंने सजेस्ट किए हैं यूएई, सिंगापुर, बीआईएस इनोवेशन हब प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पर रेमिटेंस कॉस्ट्स को कट कर लिया जाएगा। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपेंट है, मतलब रिसीवर है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस वर्ल्ड में इंडिया के पास ही आते हैं। और रूपी इंटरनेशनलाइजेशन की हम ऊपर तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए। 2024 में 19 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो हुआ इंडिया में। और यूके और जर्मनी को हम यहाँ पर ओवरटेक कर चाइना, यूएस के बाद में आ गया। तो चाइना, यूएस, इंडिया, यूके और जर्मनी। ठीक है, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं आपकी रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टर्स जीआईसी, ब्लैक रॉक, ब्रूकफील्ड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। पॉलिसी सर्टेनिटी, पीएलआई स्कीम है हमारी सोलर मॉड्यूल्स के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये हमारे की ड्राइवर्स रहे। आरबीआई ने अप्रूव करा डिजिटल रुपी इंटर बैंक ट्रेड सेटलमेंट के लिए। तो सीबीडीसी होलसेल में यहाँ पर अब इंटर बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेक्स सेटलमेंट हो सकता है। तो पायलट बैंक्स में आपके एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये तो 3 डीसिप्स हो गए। यस बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक रहेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रेडिंग, हमारे एनएसई आईएक्स
IFSC गिफ्ट सिटी पर। तो NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं SGP ट्रेडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। डिनोमिनेशन आपकी डॉलर्स में होगी और रुपी कन्वर्टेबल रहेंगे। NRIs को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं RBI इशू करती है 2015 से, और इनकी जो डिनोमिनेशन है वो गोल्ड के ग्राम्स में रहती है। फाइनेंशियलाइजेशन गोल्ड का हम यहाँ बूस्ट कर रहे हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया है OECD का क्रिप्टो टैक्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर इंडिया ने साइन अप किया है OECD के क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, जहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मैंडेट किया गया है कि वो ट्रांजेक्शन डेटा को टैक्स अथॉरिटीज के साथ में शेयर करेंगे, और ये इफेक्टिव रहेगा 2027 से। यहाँ पर नेक्स्ट जाते हैं, RBI ने बार लगा दिया है किसके ऊपर, बजाज फाइनेंस के ऊपर, कि वो अब कोई भी नए लोन सैंक्शन नहीं करेंगे अंडर 2 डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो RBI ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और इनको बोला है कि ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के अंडर कोई भी नए लोन्स आप सैंक्शन नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। पहले जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं उन्हें रेक्टिफाई करो, इसके बाद में ही सर्विसेज रिज्यूम कर पाओगे। ठीक है, और इसी के साथ में जो हमारे सितंबर के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स हैं बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए सितंबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स लाऊंगी, और फिर सितंबर फोर्थ वीक एंड देन थर्ड एंड फोर्थ वीक का बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना। हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो अभी आप लोग का एग्जाम सीजन चल रहा है एंड इसी वजह से आरपी एकेडमी की टीम ने आप सभी के लिए यहाँ पर अपने सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट, बहुत हैवी डिस्काउंट दिया एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड, JIIB से रिलेटेड और EPFO, सभी पर एक हैवी डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं एक बार आपको सभी कोर्सेज दिखा देती हूँ कि किन किन कोर्सेज पर क्या क्या डिस्काउंट है। तो जैसे यहाँ लिखा है 70% ऑफ तक हमारे डिस्काउंट्स गए हैं, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप RBI ग्रेड A और B का फाइनेंस वीडियो कोर्स खरीदते हैं, जहाँ पर आपको फाइनेंस स्टैटिक की वीडियोस मिलेंगी और PDFs मिलेंगी, तो वो आपके लिए केवल 499 का है। सेबी का कोर्स आपके लिए अभी 1999 का है। बात करें एडा की, तो ये आपके लिए 2999 का रहेगा। एंड यहाँ पर आपकी सभी चीजें कवर हो रही हैं। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना एग्जाम में, तो बेसिकली हमारी वेबसाइट पर तो आपको सारी ही डिटेल्स मिल जाएंगी इस तरीके से, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ओके फाइन, आपके लिए क्या क्या कोर्सेज किस किस उससे हैं, क्या क्या कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर अभी डेमो वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको वीडियो कोर्सेज नहीं देते हैं हम यहाँ पर, केवल और केवल आपको हम लोग PDF कोर्सेज देते हैं अलोंग विद मॉक टेस्ट, जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो हम आपको PDF दें तो वो भी हम उसकी दे देते हैं मॉक्स की। इसके अलावा बात करें PFRDA ग्रेड A के लिए, तो यहाँ पर आपका कोर्स केवल और केवल पेपर 1 और फेज 1 पेपर 2 का और फेज 2 पेपर 1 एंड 2 के लिए 1599 का है। RBI के कोर्सेज यहाँ पर हमने मेंटोरशिप कोर्स अगर आप लेते हो, जहाँ पर आपको 1:1 मेंटोरशिप मिलेगी, तो वो है आपके लिए 2999 का। अगर यहाँ पर आप RBI और NABARD का कॉम्बो मेंटोरशिप कोर्स लेते हो तो वो आपके लिए 4999 का है। आगे बात करें, अगर नॉर्मल कोर्सेज आपको लेने हैं और RBI और NABARD का कॉम्बो लोगे तो वो 3499 का है। अगर आप यहाँ पर सेबी ग्रेड A एंड PFRDA ग्रेड A का कोर्स लेते हो कॉम्बो, तो वो 2999 का। करंट अफेयर्स का यहाँ पर कोर्स आपके लिए 1499 का रहेगा। बात करें अगर यहाँ पर आपकी IFSC एंड PFRDA के कॉम्बो कोर्स की, तो वो केवल आपके लिए 2499 एंड IFSC का कोर्स आपके लिए रहेगा यहाँ पर केवल 1499 रुपीज का। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको और क्या क्या मिल रहा है। तो सिडबी ग्रेड A की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सिडबी ग्रेड A का यहाँ पर जो कोर्स है, और ग्रेड B का, वो आपके लिए 2999 का है। UPSC का कोर्स आपके लिए केवल 1999 का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव महापैक हमारा 2999 का है। देखो यहाँ पर क्योंकि आपके 1:1 सभी आंसर्स चेक होंगे तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत जाती है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्राइस हमने थोड़ा सा हाई रखा है, दैट इज 2999। बट आप वो समझ भी सकते हैं कि 4 पेपर्स में आपको कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी। नेक्स्ट बात करें अगर JIIB की, तो वहां पर आप देखेंगे आपके लिए 999 का रहेगा। अगर IFSCA का ग्रेड A MCQ बैच आप लेते हो तो ये केवल 750 रुपीज का है। और RBI ग्रेड B का फेज 1 एंड फेज 2 कोर्स, ये आपके लिए केवल 1799 का है।
बात करें नबार्ड ग्रेड ए फेज 1 एंड फेज 2 कोर्सेज की, तो ये आपके लिए 1999 के हैं, और टीजीटी के आपके लिए कोर्सेज होते नहीं हैं, आप लोग यहाँ पर केवल रेगुलेटरी का ही देते हैं, तो वो एग्जाम्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आते हैं। तो नबार्ड ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1199 की है, सिडबी की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1499, पीएफआरडी की 799, आरबीआई ग्रेड ए और ग्रेड बी की, अगर आप यहाँ पर बेसिकली ग्रेड ए तो आया ही नहीं, ग्रेड बी की जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए वो केवल 1199 रुपीज की रहेगी। एंड यहाँ पर पीएफआरडी ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1299 की है। अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो वो आप इस तरह से खोलकर एक बार देख सकते हैं वेबसाइट पर। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, तो आप दोनों ही जगह से उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 फेज 1 जीए मॉक्स आपको मिल रहे हैं आरबीआई में, 5 ईएसआई फेज 2 ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 5 एफएम फेज 2 ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, 5 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, और ये जितने भी डिस्क्रिप्टिव है ये हम आपके रिव्यू करते हैं, फीडबैक आपको प्रोवाइड करते हैं, मॉडल आंसर्स देते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पर एक पैटर्न चलता है कि इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के जो इनिशिएटिव्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे ई बुक सेक्शन में, तो ई बुक सेक्शन में भी आपको अच्छे से यहाँ पर अपनी मिल जाएंगी बेसिक एमसीक्यूज की जो पीडीएफ रहती है, तो वो भी आप अगर चाहते हो उससे पढ़ना तो ये एकदम फ्री है आपके लिए, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने आरपी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो पहले डाउनलोड कर लो, और भी बहुत अच्छे फ्री एंड पेड इनिशिएटिव्स हम आपके लिए लेकर आएंगे, और दोनों ही तरह के इनिशिएटिव्स रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप आरपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आप यहाँ पर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करो, अलोंग विद दैट आप एक बार आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो वो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप पर पूछ सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर @ यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है डी कोड आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, उस पर भी आप डी कोड रेगुलेटरी एग्जाम सॉरी, आप टेलीग्राम हैंडल पर जाओगे तो वहां भी आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो जैसा भी आप जुड़ना चाहो वैसे आप जुड़ सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। याद रखना वेबसाइट किस तरह से आपको देखनी है, rpacademy.co.in, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, और आरपी एकेडमी का ही आपको एप्लीकेशन भी मिल जाता है प्ले स्टोर पर। अब मिलते हैं हमारी वीडियोस में। थैंक यू सो मच।